तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस, इनऑर्गेनिक का सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा केमिकल बॉन्डिंग आज से स्टार्ट करते हैं। बहुत से कंसेप्ट आज आपको सीखने को मिलेंगे यार। केमिकल बॉन्डिंग एक कंसेप्ट बिल्डिंग वाला चैप्टर है जिसमें आपके बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेरा तो पर्सनली इनऑर्गेनिक का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि मैं जब 11th में आया था तो ना स्टार्टिंग में मुझे ना मोल कंसेप्ट समझ आया था, ना एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ आया था, ऊपर से निकल रहा था सब कुछ, ठीक है ना, गैसीय स्टेट समझ आया था। पहला चैप्टर था ए केमिस्ट्री का जो मुझे समझ आया था और जिससे मेरा इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था केमिस्ट्री में पूरी, और उस इंटरेस्ट को मैंने हर एक चैप्टर में फैला दिया था। तो हर एक चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसके बाद इससे मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद केमिस्ट्री में आगे मूव ऑन करते गए और अपने कंसेप्ट को इनहेंस करते गया था मैं। तो चलो बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। सबसे पहले क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में देखो यार, पहली बात नाम देखो, बहुत प्यारा सा नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली पहले मैं आपको एक मिनट का ओवरव्यू देना चाहता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या है। केमिकल बॉन्डिंग में यार मेनली हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। जैसे आपका आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। बॉन्ड्स के बारे में ही बस हमने डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है ना। इसमें सबसे जो ज्यादा वास्ट टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमें बहुत सी चीजें करनी है। उसमें हमें फजान रूल करना होगा, ठीक है। उसके अंदर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करनी होगी, वेस्पर थ्योरी करनी होगी, एमोटी थ्योरी करनी होगी। तो ऐसी बहुत सी थ्योरी हमें कोवलेंट बॉन्ड के अंदर करनी होगी, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में सारी थ्योरीज डिस्कवर हुई थी और साइंटिस्ट ने एक थ्योरी स्टेबलाइज की थी। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे वास्ट टाइप यही है, ठीक है ना। तो बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग देखो, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है पहले बताओ। बॉन्ड का मतलब अब क्लियर है कि नहीं? जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर देखा होगा प्रीवियस वाला, उसमें शायद मैंने बॉन्ड के बारे में बताया था उनको। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या है पहले ये बताओ। देखो बॉन्ड में कभी कभी जब मैं अपने टाइम में, जब मैं 11th 12th में था, ठीक है, 12th के टाइम में एक बार मैं क्लास में लेक्चर ले रहा था, ठीक है। मैं कभी कभी क्लास में भी लेक्चर दे देता था। तो जब मैं लेक्चर ले रहा था तो मैंने एक अचानक ही मेरे माइंड में आया और अचानक ही मैंने पूछ लिया व्हाट इज बॉन्ड। मैंने कहा बॉन्ड क्या होता है, तो कोई डिफाइंड ही नहीं कर पा रहा था कि बॉन्ड क्या है। बस बॉन्ड बॉन्ड बोलते थे लेकिन कभी डिफाइंड नहीं करते थे। जैसे मैंने उनसे पूछा, जैसे कोई भी एग्जांपल मैं ली, जैसे अमोनिया है मान लो, तो मैंने कहा कि ये NH के बीच में बॉन्ड है, इसको एक क्या है, इसको डिफाइन करो, व्हाट इज बॉन्ड। मैंने उनको कहा क्या आप ये समझते हो कि बॉन्ड एक डंडे की तरह है कि जिससे दो एटम एक दूसरे से अटैच हैं? एक बॉन्ड को क्या आप एक डंडा मानते हो, एक स्टिक मानते हो? तो उनको कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। तो बॉन्ड क्या है, मेन बात इसकी करें तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज जस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ग्रुप्स के बीच में। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट सिंपल, ठीक है। तो बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग, तो पहले बात ये करें कि बॉन्ड्स बनते क्यों हैं। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अमोनिया क्यों बनाया, ऐसा क्यों हुआ? पहले बात तो इस पे कर लेते, क्यों भाई हो क्यों रहा है, पहले ये तो पता करें। तो बात देखो क्या है, बॉन्ड किस लिए बनता है? बॉन्ड एटम्स बनाते हैं टू गेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। पहली बात इतना क्लियर है। बॉन्ड किस लिए? जैसे हम यार फ्रेंडशिप, जैसे हम किसी से अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग होती है अपने, है ना, फैमिली, अपने जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, अपने फ्रेंड्स हम बनाते हैं, फ्रेंड्स के साथ हमारी एक बॉन्डिंग होती है, फैमिली के साथ एक हम बॉन्डिंग रखते हैं, ठीक है, एक अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब हमारे साथ कभी हमारे लाइफ में अनस्टेबिलिटी आए तो उनकी हेल्प से या उनकी सलाह से, उनकी
मतलब उनके तरफ से हमें स्टेबल होने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारी फैमिली ही जब हम अनस्टेबल होते हैं तो हमें स्टेबल करने में मदद करती है, क्योंकि हमारे बीच में एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वो नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। तो ऐसा ही सेम इसमें है, केमिकल बॉन्डिंग्स में क्या होता है, जो एटम्स है वो आपस में स्टेबलाइज होने के लिए एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। क्लियर है बात। तो केमिकल बॉन्डिंग, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग होती क्यों है, टू गेन सम स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है, क्या होता है, जब ये चैप्टर खत्म होएगा तब तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्टेबिलिटी गेन्स हो रही है। क्लियर है बात। तो केमिकल बॉन्डिंग में इतना बेसिक की बात तो यही थी कि पहले आपको थोड़ा बहुत बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए था, उसके बाद पता यह होना चाहिए कि बॉन्ड बनता क्यों है, ठीक है, बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, बॉन्डिंग की जरूरत क्यों हुई, टू गेन सम स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये चीज भी मैंने आपको बताई है कि नेचर हमेशा चाहता है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करूं, ठीक है। नेचर हमेशा ही चाहता है, और नेचर के ही पार्ट्स भी अपना, केमिस्ट्री भी अपना नेचर का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में अब चलो करना स्टार्ट करते हैं, अपने थ्योरी ओरिएंटेड, जो अपने सिलेबस ओरिएंटेड है उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बात। तो सबसे पहले यार बात करेंगे लेविस ऑक्टेट थ्योरी की। इधर से केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत होना स्टार्ट होगी। आज हम 2 स्लाइड करेंगे, एक पहली स्लाइड ये करेंगे, इसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड और होगी। कोशिश ये रहेगी कि हाइब्रिडाइजेशन तक आज खत्म कर दे, हाइब्रिडाइजेशन तक आज हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो लेविस ऑक्टेट थ्योरी से आज अपना इस केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं। तो लेविस ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है, पहली बात इसको समझते हैं। एटम, देखो ये क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी ईदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया कि एटम कंबाइन करता है, एटम कंबाइन मतलब दूसरे एटम से, एक एटम नाइट्रोजन एटम, जैसे इधर नाइट्रोजन एटम दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है टू गेन सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, गेन सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंबाइन हो रहा है। एटम कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, अच्छा इधर से एक वर्ड क्लियर होगा अब आपका, एटम कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी ईदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सिंपल सी बात क्या है, जैसे अपने पास ये एटम है, ठीक है, अपने पास ए एटम है, मान लो हाइड्रोजन ले लिया, बहुत सिंपल सा प्यारा सा एटम। तो हाइड्रोजन क्या करता है, देखो हाइड्रोजन में ऑक्टेट नहीं होता। चलो पहले इसका भी एक कंसेप्ट आपको बताना है, उससे पहले एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम ले लें, किसकी ले लें, हम ले लेते हैं, चलो मान लो फ्लोरीन की ले ली, ठीक है, फ्लोरीन ले लिया। तो फ्लोरीन ले लिया हमने, मान लो फ्लोरीन में आपको पता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में आपको पता है उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट करने से क्या ऐसा हो जाता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखो यार, ऑक्टेट का जो कंसेप्ट है ना, ये ऑक्टेट का कंसेप्ट कहां से आया था, जो लेविस ने ऑक्टेट की लेविस ने जो ऑक्टेट को बेस रख के एक थ्योरी बनाई थी, ये उसके दिमाग में कैसे आया था, उसके दिमाग में ये आया था जब उसने नोबल गैसेस को ऑब्जर्व किया। किसको, नोबल गैसेस को ऑब्जर्व किया। जब जैसे अपने पास नियोन है ना, नियोन है, आर्गन है, जब इनको उसने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा, पहली बात उसको इतना तो पता था कि नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, दूसरों से रिएक्ट नहीं होती। जब कोई चीज दूसरों से रिएक्ट नहीं हो रही है जल्दी, तो मतलब उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। जैसे आप अगर कम रिएक्टिव हो, जैसे हम ह्यूमन नेचर में भी बात करते हैं कि जो आदमी कम रिएक्टिव होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा काम होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, उसने इसको ऑब्जर्व किया, नोबल गैसेस को देखा, उन्होंने देखा कि यार नोबल गैसेस में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि रिएक्टिविटी है ही नहीं इसकी। और फिर उसने नोबल गैसेस को ऑब्जर्व किया अच्छी तरह। तब उसने देखा कि हर एक नोबल गैस में क्या था, उनका ऑक्टेट कंप्लीट था, उनका ऑक्टेट कंप्लीट था। तो उसने नोबल गैसेस को बेस बना के, लेविस भाई साहब ने नोबल गैसेस को बेस बना के एक कंक्लूड थ्योरी दी कि हर एक एटम चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना बाय कंप्लीटिंग देयर
ऑक्टेट। बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट हर एक एटम चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। क्लियर है बात? तो अचीव करने के देखो दो तरीके हैं, पहला है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आराम से समझते रहना, आराम से अभी समझाना चाहता हूं मैं इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, सारे कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, तो स्लो चलूंगा पहले स्टार्टिंग में। ठीक है ना? तो बात करें, देखो दो तरीके से एटम क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। जैसे अब बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन देखो दो तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। एक तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो एक फ्लोरीन है, इधर भी एक मान लो फ्लोरीन ले लो, दो फ्लोरीन ले लिए, F2 मॉलिक्यूल, हाँ F2 मॉलिक्यूल हो गया, तो ये फ्लोरीन एक और है। तो ये जो दो एटम है, इसका एक एटम, इसका एक एटम, ये आपस में कंप्लीट एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये बॉन्ड बनने के कारण देखो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई। इस फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और इस फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। इसी तो शेयरिंग करने के कारण इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इनके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने का पहला तरीका क्या है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग कर ली तो काम अपना दोनों ने आपस में कर लिया कि भाई हम दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है ना? पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा दो। क्या कर दो? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जैसे जॉब वाला ट्रांसफर नहीं, जैसे जॉब के लिए हम लेटर लिखते हैं कि सर प्लीज मेरा ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कोई लेटर नहीं लिखना होता बहुत बेकार जॉब था वैसे तो चलो कोई बात नहीं। तो बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग के कारण, देखो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग क्या मतलब कि फ्लोरीन को F नेगेटिव बना दो, इलेक्ट्रॉन इसमें एक्चुअल में दे दो। हमने शेयरिंग नहीं की, इसको एक्चुअल में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो फ्लोरीन से फ्लोरीन नेगेटिव बन गया। ठीक है ना? बस ये क्या था? फ्लोरीन था, है ना? फ्लोरीन में आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, तो उसको बोलेंगे ए बी। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ट्रांसफेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन करना। ये क्या था? शेयरिंग कर रहे थे, इसमें बस शेयरिंग कर रहे थे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आप जैसे देखो Mg ले लो, मैग्नीशियम, है ना? मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम में आपको पता है कि मैग्नीशियम में क्या है, आपको पता है कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने से अच्छा है, उससे ज्यादा इजी है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल दें, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल दें। क्योंकि मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वैसे बताओ? 1s2 2s2 2p6 2p6 एंड 3s2। ठीक है ना? ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आई होप आपको ये सब तो क्लियर है अब। ठीक है ना? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हाँ ठीक है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अब मैग्नीशियम, अब इसमें दो, अब मैग्नीशियम का अगर हम ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करें, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का। और दूसरा तरीका यह भी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल दें, तो इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन रिस्पेक्टिव टू इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसके लिए आसान होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए हम देखते, वैसे भी कहते हैं हम कि ये मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर देता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। कैसे? Mg2 पॉजिटिव बनके। कैसे बनके? क्या बनके? Mg2 पॉजिटिव बनके। ठीक है ना? तो ऐसे आप अपने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो। बहुत स्लो चल रहा हूं अभी, क्योंकि अभी जरूरत है इस चीज की। ठीक है ना? तो अब आगे बात करें, पहली बात तो डेफिनेशन क्लियर है कि लेविस भाई साहब ने क्या कहा था कि एटम कंबाइन करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी ईदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात इतना क्लियर है। ठीक है ना? अब बातें हैं बात लिमिटेशन पे। बस भाई साहब ने इतना कर दिया, काम खत्म। ठीक है ना? बेस याद रखना कि बेस क्या था। बेस क्या था इसका? लेविस ऑक्टेट का नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ही इसका बेस था।
उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन कि इसमें कमियां क्या आ गई थी जिस करके हमें आगे मूव ऑन करना पड़ा। देखो पहली कमी क्या थी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहली कमी क्या थी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे बेरिलियम क्लोराइड। देखो बेरिलियम क्लोराइड क्या है, बेरिलियम क्लोराइड देखो क्या है। पहले बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना, विजुअलाइजेशन से ज़्यादा क्लियर होगा एज कम्पेयर टू ऐसे बताना। तो देखो ए है आपका बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड में ऐसे 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये सबको आपका स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेक्स्ट स्लाइड का वेट करो, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड क्या हो, देखो बेरिलियम क्लोराइड आपका ए है, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड ए है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, देखो इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन लेविस भाई साहब ने क्या कहा था कि ओ कंपाउंड स्टेबल होते हैं, ओ कंपाउंड स्टेबल होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन ए कंपाउंड में तो बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं बॉन्डिंग करने के बाद भी, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन हमें तब भी देखते हैं कि एक स्टेबल कंपाउंड है। तो पहली लिमिटेशन तो इधर से ही आई कि जो जिनका कुछ मतलब ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है लेकिन वो तब भी ज्यादा स्टेबल है। तो पहली लिमिटेशन इधर से आई कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कि जिन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो भी स्टेबल है, वो भी स्टेबल है। तो पहली लिमिटेशन इधर से आनी स्टार्ट हुई। लेविस भाई साहब ने क्या कहा था कि स्टेबिलिटी गेन कर मतलब स्टेबल होने के लिए वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, स्टेबल होने के लिए वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन इधर ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तब भी ये क्या है, स्टेबल है। तो पहली बात तो लेविस की थ्योरी इधर से थोड़ी डिक्रीज होने लग गया था, मतलब काम थोड़ा इसका जो कंसेप्ट है वो हल्का होने लग गया था, ठीक है ना, ठीक है। नहीं काफी से काफी कॉन्सेप्ट में काफी जगह पे लगती भी है थ्योरी, काफी जगह को हम यूज भी करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है, सिंपल सी बात है, कह सकते हो आप। जर्नल तो है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात यह है, जर्नल तो है यूनिवर्सल नहीं है। जैसे हम बात, सिंपल सी बात वही है ना, जैसे हम कहें कि अपने जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है तो हम बात कहें कि हम कहते हैं, काफी कहेंगे कि हाँ विराट कोहली बेस्ट है, ठीक है, जो इंडियंस हैं ज्यादातर वो कहेंगे कि विराट कोहली बेस्ट है, लेकिन वो जर्नल अपने इंडिया के केस के लिए है। लेकिन अमेरिका वाले तो नहीं कहेंगे, जो मतलब ऑस्ट्रेलिया तो नहीं कहेगा कि विराट कोहली बेस्ट हो, अपने प्लेयर्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है। वैसे अलग अलग चीजें हैं, तो वैसे और इसी तरह अपने ये जो थ्योरी है ऐसा नहीं है कि फेल है, तो विराट कोहली बेस्ट है, अपने लिए तो बेस्ट ही है ना, उसी तरह ये थ्योरी भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं है, लेकिन कुछ कमियां थी, ठीक है, कुछ कमियां थी, इसलिए यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, कि सब जगह नहीं लग पा रही लेकिन कुछ जगह तो लगती है, कुछ जगह क्या बहुत सी जगह पे लगती है, ठीक है ना। और दूसरी लिमिटेशन देखें इसकी, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ठीक है, ऑर्बिट लिख दिया मैंने, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ठीक है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या, जैसे देखो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर की दिक्कत ना लेना, ठीक है, सब कुछ मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, वैसे दिक्कत कोई नहीं लेनी है आपने, बस अभी देखते जाओ, ठीक है ना। PCl5 ये है आपका PCl5, खूबसूरत सा स्ट्रक्चर। तो PCl5 देखो, अब PCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, PCl5 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो पहली बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 2 इधर भी, ठीक है ना। इस चैप्टर को मैं आराम से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है चैप्टर, बहुत ज्यादा जरूरी है, इनऑर्गेनिक के लिए भी, फिजिकल के लिए भी और ऑर्गेनिक के लिए भी, ठीक है। PCl5 में देखो अब क्या है, PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी को ज्यादा स्लो लग रहा हो तो इसको आप स्पीड अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो, यूट्यूब में ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अगर देखो इसमें क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो 2 2 2 2 2 मतलब 2 × 5 10। तो इसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, कि मतलब ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन ऑक्टेट से बाहर चला जा रहा है, मतलब ऑक्टेट जितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे ज्यादा है, एक्सपेंडेशन है ऑक्टेट का, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए लेकिन इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम केस को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी PCl5। तो इसका देखो पहले हमने लिखा था इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कि उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए लेकिन उसमें 8 नहीं थे,
ठीक है, 8 नहीं थे। इसमें अब 8 से भी ज़्यादा है, लेकिन तब भी ये स्टेबल है, तब भी ये स्टेबल है। तो हमने इधर से भी ये लिमिटेशन आई थी कि भाई लेविस भाई साहब ने तो कहा था कि जो 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही ज़्यादा स्टेबल होंगे, वही स्टेबल होंगे। तो लेकिन हमने एक केसेस भी देखे जहां ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, वो भी स्टेबल हो रहे थे, वो भी स्टेबल हो रहे थे। तो पहली, उसके बाद एक लिमिटेशन ये भी आई, ठीक है ना। उसके बाद आगे ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन, देखो पहली बात तो आपको ए पता कर, कभी कभी क्वेश्चन ए भी आ जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बताओ। तो देखो सिंपल सा तरीका है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को बताने के लिए कि आपसे पूछें कि बताओ क्या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो आप कैसे बताओगे। बस क्या करना है आपको, नाइट्रोजन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 7 + 8 15, तो 15 एक ओड नंबर है, 15 एक ओड नंबर है, तो एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। बस सिंपल सा, बस इलेक्ट्रॉन का टोटल देख लेना, अगर वो ओड आ रहा है तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, 2 में कितने होंगे, 8 + 8, तो टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने हुए, 16। तो 16 क्या है, अपना इवन नंबर है, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है। तो बस ये सिंपल सा तरीका है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का देखने का। तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है ना, रिमेंबर माय वर्ड, ठीक है। किसी को अगर स्ट्रक्चर में डिफिकल्टी आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हमको सीखनी है वो चीज, अभी बस देखो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। नाइट्रोजन ए होता है, तो इसमें और इसमें ए रहा, ठीक है। नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में वैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 2 इसने बॉन्डिंग, 2 से इसने बॉन्ड बना लिए, और 3 इसके एज ए वैकेंट, ऐसे फ्री है। तो देखो एक क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन। तो जिस ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। देखो इसमें जब ओड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं तो अपना ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर पाएगा, ऑक्टेट इसका कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ओड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज भी क्या होती हैं, लिमिटेशन है लेविस ऑक्टेट थ्योरी की, ठीक है। ओ, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कभी भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पाती है अपनी, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब क्या है, 8, और 8 एक इवन नंबर है। तो जब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इवन नंबर, ओड उसमें मतलब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो ऑक्टेट अपना कैसे कंप्लीट कर पाएगी। तो ये भी एक अपनी लिमिटेशन है, ठीक है ना। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ एक्सोनोन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड। देखो बहुत ज्यादा, इसको हम जब करेंगे ना पी ब्लॉक, उसमें भी आपको उधर तो बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा। तो देखो एक्सोनोन क्या है, आपका एक नोबल गैस, और नोबल गैस को लेविस भाई साहब ने बेस माना था कि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं कि एक्सोनोन के बहुत तो नहीं, थोड़े बहुत कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बनते हैं। मैं आपको कराऊंगा, जब आपको मैं उधर कराऊंगा एक्सोनोन ऑक्साइड, एक्सोनोन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सोनोन ट्राइऑक्साइड, ये सारे स्ट्रक्चर मैं आपको उधर कराऊंगा। आपने शायद देखा भी हो, एक्सोनोन फ्लोराइड भी होता है, एक्सोनोन फ्लोराइड भी होता है। तो ये एक्सोनोन वैसे नोबल गैस है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जो कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही है, उनके साथ कंपाउंड बना लेता है। तो वैसे हमने देखा लेविस भाई साहब ने क्या मान के चला था, लेविस भाई साहब ने माना था कि नोबल गैस रिएक्ट ही नहीं करते किसी से, लेकिन इधर एक कॉन्ट्राडिक्शन इधर से होगी कि देखो एक नोबल गैस तो है जो रिएक्ट कर रहा है। तो इसको भी उसकी लिमिटेशन कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एक्सोनोन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपकी थी लेविस थ्योरी, ठीक है ना। इतना टाइम देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपका बेस बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ चाहते हो तो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें, अब मेन चीज पे आते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करें। इसी को, यही पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड अगर हमारा खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, पहली बात बॉन्ड का वर्ड का मतलब याद रखना, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयोनिक बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। सिंपल सी बात है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, दैट मतलब कैटायन और आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
पहली बात तो आयनिक बॉन्ड क्लियर है, ये सब वैसे आयनिक बॉन्ड वगैरह मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट जब हम कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको आयोनिक रेडियाई बताया था, उसमें भी थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अभी भी क्लियर होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले ये देख लो, जब मैंने आपको बोन हैबर साइकिल कराना है जो कि कुछ साल पहले जेई एडवांस का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी भी है, मेंस में तो आता ही रहता है, मेंस में आ ही जाता है कभी ना कभी, ठीक है ना। तो बात करें उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, पहले इसमें ये जो मैंने एग्जांपल दी है इसमें चेक करो कि आपकी नॉलेज उतनी है कि नहीं, अगर नहीं है तो चुप करके जाओ मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला लेक्चर देखो, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने केमिकल इक्विलिब्रियम देखा है या उनको आता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिनको नहीं आता उनको भी वैसे कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम कर लोगे तो पहली बात तो एक आपका क्वेश्चन और एड अप हो जाएगा नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, ठीक है ना। और आप क्योंकि यार आप ये सोचोगे कि यार कौन 1 घंटा और लगाए, तब बात बनेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि किसी बच्चे ने तो किया हुआ है 1 घंटा हो, तो उससे आगे आप कैसे निकल पाओगे। देखो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इसमें एक दूसरे कंपटीशन करना होगा, ठीक है ना। तो उस बात को समझना, पहले इसको देखो, जैसे सोडियम प्लस हाफ Cl क्लोराइड से रिएक्ट करके NaCl बना रहा है, एक सोडियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से रिएक्ट करके NaCl बना रहा है, दोनों जगह ही NaCl बन रहा है, लेकिन इस केस में जो हीट आपकी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इस केस में जो रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है तो मूव ऑन करते रहो। वैसे तो मैं अभी आपको बताऊंगा भी, लेकिन अगर तब भी मैं कहूंगा ज्यादा डिटेल में करना है तो आई बटन पे शायद आपको अब लिंक शो होना स्टार्ट हो गया हो, तो उसको जाके पहले देख लो, फिर आगे इधर मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो Na देखो ए क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस केस में जो हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इस केस में जो हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। क्या बोलते हैं? लैटिस इंथैल्पी। हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस इंथैल्पी में फर्क याद रखना, फर्क पता, अगर जिनको फर्क पता है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस केस में जो हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस केस में जो हीट रिलीज होती है लैटिस इंथैल्पी उसको बोलते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर है तो प्लीज जाओ और केमिकल इक्विलिब्रियम देख लो, ठीक है ना। अब बात करते हैं बोन हैबर साइकिल की। देखो बोन हैबर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज से कुछ साल पहले, अभी भी नो डाउट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। तो पहली बात करते हैं बोन हैबर साइकिल होता क्या है। देखो ये यूज टू फाइंड जनरली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोन हैबर साइकिल की मदद से हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करते हैं बाय द यूज ऑफ अदर इंथैल्पीज, जैसे आप एग्जांपल से अभी समझोगे। देखो क्या है, देखो क्वेश्चन के जरिए करेंगे तो समझ आएगा। देखो अरे जनरली ना कुछ बच्चों को, मतलब ऑनलाइन एवरेज देखें तो काफी बच्चों को टफ भी लगता है, तो आज के बाद टफ आपको कभी भी नहीं लगेगा, जिस मर्जी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, NaCl बन गया, ठीक है, NaCl आपका बना, तो आपसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, मान लो, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, इसकी आपको ए बताना है। क्लियर है बात? तो इसमें आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, और मैं इधर हम अभी आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन दिया होगा, आपको इनकी वैल्यू दी होंगी कुछ, कि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इतनी है, आपको ये रिएक्शन दी होगी, उसके बाद ये आपको इनकी वैल्यू दी होगी, और पूछेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है आपको, लेकिन आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया होगा क्योंकि वही तो पूछ रहे हैं। तो आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी होगी इनके टर्म्स में, और उसमें फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना होता है, बस बात इतनी है, ठीक है। लेकिन बस इसको लिखना आना चाहिए, और आपको टर्म्स क्लियर होंगी तभी बात बनेगी, ठीक है ना। तो देखो बात करते हैं पहले, देखो आपको बस क्या करना है, इसमें सिंपल सा माइंड सेटअप ये रखना होता है कि जो चीज रिएक्शन में है उस चीज को बनाने की कोशिश करो, स्टेप टू स्टेप वो चीज को बनाने की कोशिश करो, और फाइनली इस चीज में पहुंचो जो आपको चीजें गिवन है। देखो समझो कैसे, पहले देखो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सोडियम सॉलिड से पहले सोडियम हम गैस में कन्वर्ट करेंगे। देखो क्योंकि हमें क्या चाहिए, सोडियम पॉजिटिव चाहिए, मतलब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है,
और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोडियम को सोडियम पॉजिटिव बनाने के लिए पहले हमें उसको क्या करना होगा, गैस में कन्वर्ट करना होगा। आई होप आप लगातार सब कुछ देख रहे हो, तभी सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो पहले सोडियम सॉलिड में होता है, मेटल सॉलिड में ही होता है। तो सोडियम को पहले हमें गैस में कन्वर्ट करना होगा। और जो सॉलिड, जब हम सॉलिड से गैस में कन्वर्जन करते हैं, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सॉलिड से सीधा गैस में, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आई होप यार ये सब क्लियर होना चाहिए अब, नहीं तो आप जाकर लेक्चर देख लो, डिटेल में पता लग जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन एक्स होता है। ठीक है, इधर हमने माना है कि x है। ठीक है, आपको इधर कोई वैल्यू भी दे हो सकती थी, 300 दिया होता था, इस करके मैंने वेरिएबल ले लिया एक। ठीक है, तो पहले आप स्टार्ट करो, पहले आपने सोडियम पॉजिटिव बनाना है। तो सोडियम पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करा पहले आपने सोडियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया। उसके बाद सोडियम गैस से अब इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो। तो अब क्या करो, सोडियम गैस से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सोडियम से गैस से आपने सोडियम पॉजिटिव बना दिया। तो जब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच आयोनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, उसको हमने वाइसोलेट कर दिया। उसके बाद आपके पास Na पॉजिटिव आपने बना लिया, एक काम कर दिया आपने, अब बनाओ Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव आपको बनाना है तो क्लोरीन से बनाओगे। तो देखो Cl2 है, Cl2 क्लोरीन गैस फॉर्म में पहले ही होती है, तो आपको सॉलिड में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं कोई, तो सब्लिमेशन की जरूरत नहीं होगी इधर। तो क्लोरीन गैस है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, इसको देखो जो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था, क्लोरीन क्योंकि हमें एक Cl चाहिए, तो पहले आपने क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसको स्प्लिट किया, तो 2 Cl आपको मिल गए गैस फॉर्म में। तो इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को स्प्लिट करना, उसको हमने ले लिया Z। ठीक है, थोड़ा लेंथी चीज है, लेकिन एक बार करोगे 2 मिनट नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Z है। ठीक है, हमने मान लिया कि इसको पहले हमें बॉन्ड स्प्लिट करना होगा क्योंकि हमें Cl नेगेटिव बनाना है। इसको हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें को इधर तक पहुंचना है। तो अपने पास क्लोरीन था तो उसका पहले हमें बॉन्ड स्प्लिट करना होगा, तो Cl मिले। ठीक है, उसके बाद हमें Cl मिल गया। अब Cl में हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो Cl नेगेटिव बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद फाइनली अब क्या होगा, देखो अब आपके पास सोडियम भी तैयार है, Cl भी तैयार है। ठीक है, आपने गर्मा गर्म सब कुछ बना के रख लिया है, बस अब इन दोनों को मिक्स करके अपना दाल चावल बना दो और खा लो। सिंपल सी बात इतनी है। तो Na पॉजिटिव आपका मिल गया, Cl मिल गया, तो Na पॉजिटिव और Cl फिर आपस में मिक्स होके फाइनली आपको NaCl दे देंगे, आपको कंबाइन होके NaCl दे देंगे। तो फाइनली देखो बस आपने क्या किया, स्टेप टू स्टेप गए और फाइनली ए रिएक्शन लिख दी। और जब सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो आपका जो क्या होती है, उसको बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, और उसको हमने 20 से डोनेट कर दिया। तो फाइनली ये सब हो गया। ठीक है, अभी एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा कि हमें माइंड सेटअप क्या रखना है। तो अब बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें कैसे। पहली बात है, समझ आ गया कैसे हमने क्या किया। ठीक है ना, अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन देखो, पहली बात आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जब हम हीट देते हैं मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। और जब एनर्जी रिलीज होती है मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो हम एनर्जी का साइन नेगेटिव लिखते हैं। ये सारे अब थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट हैं। आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स किया होगा स्टार्टिंग में तो सब क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तब भी वैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, तो देखो पहले हमने क्या किया, स्टेप हमने लिखे, फाइनली इधर तक पहुंचे। तो देखो पहले क्या था, सोडियम सॉलिड से आपने सोडियम गैस में कन्वर्ट किया, तो आपने सॉलिड को एनर्जी दी और उसको गैस में कन्वर्ट किया। तो पहला प्रोसेस क्या था, एंडोथर्मिक। तो इसका जो आप लिखोगे, देखो तो आप लिखोगे एक्स, पहले की आपने एक्स कराया। ठीक है, पहले आपने एक्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको लिखनी है। तो पहले आपने लिखा कि मैंने प्रोसेस
प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, उसमें मेरी एनर्जी रिलीज हुई x, तो मैंने लिख दिया कि हाँ पहला स्टेप में मेरी x एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, क्योंकि जो ए फॉर्मेशन हो रही है ए 5 स्टेप से होके बन रही है, 5 स्टेप हो रहे हैं तब जाके आपकी ए फॉर्मेशन वाली रिएक्शन बन रही है। तो 5 स्टेप में 5 रिएक्शन मतलब 5 एनर्जी रिलीज होंगी, तो उन सब का बस आपको कॉम्बिनेशन लिखना है। ठीक है, बस सिंपल सा काम इतना है। तो पहले स्टेप में आपने x लिख दिया, उसके बाद आपने सोडियम गैस से सोडियम पॉजिटिव बनाया। तो सोडियम गैस से जब सोडियम पॉजिटिव बनाया तो ये भी क्या होता है, आयोनाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया भी था उधर, जो जोर से चीख के बोला था कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें हमें हीट देनी, एनर्जी देनी होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो इस केस में भी हम वाई ले, तो पहले हमने पहले स्टेप में किया तो एक्स एनर्जी रिलीज हुई पहले स्टेप में। ठीक है, एक्स एनर्जी यूज हुई पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपकी वाई एनर्जी यूज हुई तो आपने लिख दिया प्लस, और एनर्जी जो कि क्या हुई आपने यूज की है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो प्लस साइन से ही लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप आगे गए, थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में आपकी कितनी एनर्जी यूज हुई, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, आपने क्लोरीन को 2Cl में कन्वर्ट किया। तो आपकी अब देखो क्लोरीन का बॉन्ड आपको स्प्लिट करना है, क्लोरीन का बॉन्ड आपको स्प्लिट करना है। अब मैंने आपको उसमें भी बताया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी हमें एनर्जी देनी होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो आपका इस बार भी मतलब साइन क्या रखेंगे, पॉजिटिव। और इधर सबसे मेन गलती इधर ही होती है, जब बच्चे कंसेप्ट सीख जाते हैं बोन हैबर साइकिल का, तो सबसे पहली गलती इधर से ही होती है और सबसे ज्यादा गलती होने के चांस इधर ही होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक्स वाई ठीक है, इधर तो ठीक है, इधर तक सिंपल है। जेड की जगह आप क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं, जेड लिखा। ठीक है, इधर ऐसे लिख देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। इधर जेड नहीं, आपको जेड बाय 2 लिखना है। क्या लिखना है, जेड बाय 2। क्यों लिखना है, क्योंकि आपके इधर 2 क्लोरीन बने हैं और आपको कितने चाहिए, 1 चाहिए। आपको कितने के लिए चाहिए, 1 के लिए। तो आप जेड बाय 2 करोगे। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। कहीं नोट बना के अपनी लैंग्वेज में लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आपको 1 क्लोरीन चाहिए, इधर 2 है, तो 2 क्लोरीन के लिए आपका जेड एनर्जी यूज हुई, तो 1 के लिए जेड बाय 2 होगी। क्लियर है बात। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन दिया आपने, क्लोरीन नेगेटिव बन गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको बताया भी था जब हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसीलिए उधर चीख के इन चीजों पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे मैं इंपॉर्टेंस दे रहा था। ठीक है ना। तो अब एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव का। तो हम साइन लेते हैं नेगेटिव का, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है आपको ए, तो आप -A लिखोगे, या आप क्या लिखोगे, -A। उसके बाद लास्ट में आपने कॉम्बिनेशन कर दिया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, लैटिस एंथैल्पी। तो जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होती है। तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो एक्सोथर्मिक में हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो फाइनली आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गई ए बस आपका फाइनल रिजल्ट है कि आपको मान लो दिया होगा उधर, ठीक है, इधर तो मैंने XYZ ले लिया उधर, लेकिन आपको दिया होगा कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आपकी 300 है, Y आपका 200 है, ऐसे कुछ दिया होगा। फाइनली आपको कंक्लूड करके कैलकुलेशन करके आंसर लिखना होगा। तो मैंने आपको इक्वेशन की फॉर्म में बता दिया। ठीक है, तो ए है बोन हैबर साइकिल कि हम एक साइकिल से गुजर के वापस इस चीज पे आ गए कि हमें ए चीज बनानी है। क्लियर है, बात क्लियर हुई। दिखने में पहली बार टफ लगेगा, नवा है तो पहली बार टफ लगेगा, लेकिन 1-2 बार करोगे तो आसान हो जाएगा। बस हमने क्या करना है, लास्ट एक मिनट में जल्दी क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा होगा, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस हर एक चीज को बनाना स्टार्ट करो। जैसे सबसे पहले हमें सोडियम पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव चाहिए तो सोडियम पॉजिटिव बनाना स्टार्ट करो। तो सोडियम पॉजिटिव बनाने के लिए सोडियम आपको पता है नेचुरली सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो सबसे पहले उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, सब्लिमेशन होगी। ठीक है, उसका सोडियम गैस से हम उसमें अब इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आयोनाइजेशन हुई।
क्लोरीन का उसके बाद सोडियम पॉजिटिव बन गया, आधा काम खत्म हो गया। उसके बाद क्लोरीन नेगेटिव लिया, क्लोरीन नेगेटिव अब आपको बनाना है, क्लोरीन नेगेटिव बनाना है तो पहले आपके पास क्लोरीन हो जाइए। तो क्लोरीन आपका गैसियस फॉर्म में होता है, तो पहले आपको उसको आइसोलेटेड क्लोरीन बनाया, तो आइसोलेटेड क्लोरीन बनाया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। उसके बाद क्लोरीन गैस में इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करके Cl नेगेटिव भी बना दिया, तो आपने सोडियम भी बना लिया, Cl नेगेटिव बना दिया। अब बस बात रह गई है इन दोनों को अटैच करने की, इन दोनों को कंबाइन करने की। तो बस आपने सोडियम और Cl को कंबाइन कर दिया और फाइनली NaCl बना दिया, जिसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो बस उसके बाद आपने इक्वेशन बना देनी है और प्लस माइनस का साइन ध्यान में रखना है कि प्लस साइन कब यूज करेंगे, जब आपकी एनर्जी, प्लस साइन का भी यूज करेंगे जब एनर्जी यूज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस साइन यूज करेंगे। बस इतना काम है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार बोन हैबर साइकिल क्लियर हो। इसकी मैं कोशिश करना कि एक दो आपकी प्रीवियस ईयर में इसकी एक दो एग्जांपल्स आई होंगी, उसको देखने की कोशिश करना, ठीक है। और बहुत सिंपल लगेगा, बस पहली बार शायद आपको अभी डर लगा हो, ठीक है, लेकिन दूसरी बार आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर में जाओ, कोई क्वेश्चन एक सर्च करो, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर में नहीं मिलता है कहीं तो नेट पे जाके लिख देना कि क्वेश्चन ऑफ बोन हैबर साइकिल, ठीक है, तो उधर आ जाएगा क्वेश्चन। कोई एक क्वेश्चन देखना, आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। बिलीव मी, इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ईजी लगने लग जाएगा जब आपको, अगर आपने इंथैल्पी वाली चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। इंथैल्पी वाली चीजों के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वीडियो का लिंक आपको पहले शो हो गया होगा, उसको जाके देख सकते हो, ठीक है ना। इतना था आपके इसमें, मैंने इसीलिए पहले आयोनिक बॉन्ड आपको कराया क्योंकि इसमें आयोनिक फोर्सेस की जरूरत थी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं मेन चीज पे, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड ही सबसे लेंथी टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड पहली बात क्या होता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो क्लियर होगा, ठीक है ना, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड का सबसे पहला पार्ट करते हैं फजान रूल। क्या करेंगे, फजान रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फजान रूल किस लिए यूज होता है, टू डिटरमाइन कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। क्या, टू डिटरमाइन कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कैरेक्टर, देखो गाइस क्या होता है, कोई भी बॉन्ड ना प्योरली आयनिक होता है ना प्योरली कोवलेंट होता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड ना प्योरली आयोनिक होता है ना प्योरली कोवलेंट होता है। आपको याद हो तो मैंने आपको एक हेनरी स्मिथ फॉर्मूला कराया था, मैंने आपको हेनरी स्मिथ का फॉर्मूला कराया था, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला टू फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। क्या था वो फॉर्मूला, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स द स्क्वायर। अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ही कराया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर क्यों लिखा गया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बॉन्ड ना प्योरली आयोनिक होता है ना प्योरली कोवलेंट होता है उसमें, बस हाँ लेकिन हम क्यों कहते हैं कि ये बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है, हम क्यों कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि Na पॉजिटिव, Na और Cl में आयोनिक बॉन्ड है, Na और Cl में आयोनिक बॉन्ड है। हमें क्यों कहते हैं इसमें आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि इसमें तो कोवलेंट कैरेक्टर भी है कुछ, क्योंकि अगर फजान रूल के अकॉर्डिंग हम क्या बता रहे हैं, कोवलेंट कैरेक्टर बता रहे हैं आयनिक कंपाउंड में। तो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर तो है, तो लेकिन इसको कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा है। क्या है वो, 50% से ज्यादा है। तो जब आयनिक कैरेक्टर आपका 50% से ज्यादा होगा तो उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, और जब 50% से कम होगा तो उसको हम कोवलेंट कैरेक्टर बोलते हैं, उसको हम कोवलेंट कैरेक्टर बोलते हैं। तो फजान रूल ने हमें बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर का अमाउंट बताया था कि कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो फजान रूल ने हमें सिंपली क्या बताया था, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस माइनस चार्ज के, कि मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन के, कि एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा। देखो एनायन और कैटायन के साइज में कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि किसका साइज ज्यादा ले किसका कम ले। तो देखो ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव है मान लो, ठीक है, Cl नेगेटिव है, ये आपका Cl नेगेटिव है, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो बस इतना याद रखना कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा,
कटायन का साइज जितना छोटा होगा, देखो कटायन का साइज छोटा है, ठीक है, कटायन का साइज जितना ज्यादा हम छोटा करते जाएंगे, कटायन वैसे भी छोटा होता है रिस्पेक्टिव आयन से, रिस्पेक्टिव एटम से, तो कटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, देखो कटायन, देखो क्या मैं कटायन के बारे में लिखा है मैंने कि साइज ऑफ कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना साइज कटायन का आप छोटा करते जाओगे कोवलेंट कैरेक्टर उतना इंक्रीज होता जाएगा, और एनायन का साइज जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाओगे कोवलेंट कैरेक्टर उतना इंक्रीज होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि सोडियम का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का, या मतलब ये भी याद रख सकते हो कि कटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का क्या होता है, लार्ज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रिस्पेक्टिवली माइंड में रख सकते हो कि साइज, एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और कटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कि कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो देखो बहुत डिटेल में जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जब वैलेंस शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको बोलते हैं हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि नोबल गैस में होती है। और सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, सीडो का मतलब होता है नकली, सीडो का मतलब होता है नकली। तो सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता था, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, तब उसको बोलते हैं सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हैं सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बात। तो अब बात करें, मुद्दे पे आए, ठीक है ना। अब देखो बात इस पे करें, तो ये देखो अपना कहाँ थे हम, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको याद रखना है कॉपर पॉजिटिव, एजी पॉजिटिव और एयू पॉजिटिव, ये तीनों सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। और अगर आपको कहीं भी ये 3 आयन दिखें, कहीं भी ये 3 आयन दिखें, ठीक है, कटायन दिखें, तो इनसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसी का भी नहीं है। तो सबसे इनको याद रखना कि ये सबसे ज्यादा इनमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, इनको याद रखना। जैसे अब हम क्वेश्चन के जरिए सारे जितना भी हमने फजाना रूल में सीखा है सारे एक क्वेश्चन से ही सारे कंसेप्ट आपके समझ आ जाएंगे। देखो पहली बात, आपको क्वेश्चन दिया मैंने कि विच स्पीसीज हैविंग मोर आयनिक कैरेक्टर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट या जेईई में देखने को मिलता भी है कि किस स्पीसीज में, मतलब मैंने देखो पेयर्स लिए हैं कि इस पेयर में किस स्पीसीज का ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, इस पेयर में किसका है, इस पेयर में और इस पेयर में। तो आप पहले एक बार अपने आप पॉज करके सोल्व करके देख लो, ठीक है। आई होप आपने किया हो, वैसे उम्मीद तो नहीं है मुझे, लेकिन शायद किया हो, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसको NaCl और MgCl। देखो हमें पूछा क्या है, पहले हमें पूछा कि किसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो देखो बात को समझो, मैंने कोवलेंट कैरेक्टर इधर नहीं लिखा, कोवलेंट कैरेक्टर लिखता तो और सिंपल हो जाता, क्योंकि आप फिर फजाना रूल से देख लेते। मैंने आयनिक कैरेक्टर लिखा, तो इसको समझो कोवलेंट कैरेक्टर जितना कम होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो बस आपको ये देखना है जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो बस आप ऐसे आपको माइंड सेटअप से चलना है। तो देखो पहले बात करते हैं इसमें NaCl और MgCl2। तो देखो इन दो कंपाउंड में आपका एनायन तो सेम है, एनायन तो सेम है कि इसमें भी Cl है इसमें भी Cl है, ठीक है। एनायन आपका सेम है तो आप एनायन से तो कुछ नहीं कंक्लूड कर पाओगे, तो आपको कटायन के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर लिखना होगा। तो देखो इसका कटायन क्या है, सोडियम पॉजिटिव, और इसका क्या है Mg2 पॉजिटिव। देखो आपके पास क्या क्या है, सोडियम पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। मतलब मैग्नीशियम वाले केस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NaCl। तो NaCl का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, MgCl2 का, लेकिन हमें पूछा क्या है आयोनिक कैरेक्टर। तो MgCl2 का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, अपने फजाना रूल के अकॉर्डिंग निकाल लिया। और आपको पता है कोवलेंट कैरेक्टर एंड
आयोनिक कैरेक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो आयोनिक कैरेक्टर NaCl का ज्यादा होगा, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा ए। ठीक है, अब देखो दूसरी एग्जांपल देखो, NaCl और CsCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड। तो देखो क्लोराइड तो दोनों में सेम है, बात रहेगी कटायन की। तो एक है अपने पास सोडियम पॉजिटिव, एक है अपने पास सोडियम पॉजिटिव और एक है अपने पास सीजियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर चार्ज का तो कोई फैक्टर लग नहीं पाएगा क्योंकि दोनों में ही प्लस चार्ज है, दोनों में ही एक ही मैग्नीट्यूड 1 ही है दोनों का। अब लग जाएगा इसमें साइज वाला फैक्टर, लग जाएगा कौन सा फैक्टर इधर, साइज वाला, कटायन के अकॉर्डिंग वाला फैक्टर। साइज ऑफ कटायन जितना छोटा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और आपको पता है सीजियम, देखो सोडियम और सीजियम दोनों सेम ग्रुप में लाई करते हैं, और डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज इंक्रीज होता है। देख रहे हो कहां से हमने पीरियोडिसिटी से, पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट किया था और वो कंसेप्ट इधर लगने स्टार्ट हो गए। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो सीजियम का साइज ज्यादा होता है सोडियम से, तो सोडियम का साइज छोटा होता है। तो जितना साइज छोटा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मतलब NaCl का कोवलेंट कैरेक्टर CsCl से ज्यादा होगा, CsCl से ज्यादा होगा। तो जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो NaCl का आयोनिक कैरेक्टर CsCl से कम होगा। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, आपका ऑर्डर आ जाएगा, आपको क्या लिखना है, आयनिक कैरेक्टर। तो आपका सोडियम पॉजिटिव का देखो साइज ऑफ, एक बार मैं क्लियर कर लूं, मैं थोड़ा सा माइंड से निकल गई मेरे चीज। तो देखो हमने क्या देखा, कोवलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। तो इस सोडियम पॉजिटिव का साइज सबसे इन दोनों में छोटा साइज किसका है, सोडियम पॉजिटिव का। तो सोडियम पॉजिटिव का साइज जब छोटा है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो CsCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो हाँ ठीक है, तो CsCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ए आपका ऑर्डर आएगा, ए आपका ऑर्डर आएगा। ठीक है ना, ए आपका ऑर्डर आएगा कि आयनिक कैरेक्टर CsCl का ज्यादा होता है। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव का स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो आपका जितना साइज छोटा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसका आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा। तो आपका CsCl का साइज, CsCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है ना, सॉरी बीच में मैं थोड़ा सा मिसप्रिंट कर गया था, माइंड से निकल गई थी चीज, तो 2 बार रिपीट करना हुआ, तो बोर हुए हो तो माफ करना। ठीक है ना, उसका देखो NaI सोडियम आयोडाइड एंड NaCl में बात करें। अब इन दोनों में देखो क्या है, कटायन तो सेम है, कटायन से तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। अब एनायन से करते हैं। देखो अब मैंने हर एक फैक्टर के क्वेश्चन ले लिए हैं, 4 फैक्टर्स हैं और 4 पे क्वेश्चन ले लिए हैं कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो अब देखो NaI, देखो सोडियम मतलब कटायन से तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, एनायन की बात रह गई। तो एक है आपका I नेगेटिव, एक है आपका Cl नेगेटिव। ठीक है, ए है आपके पास 2। तो आपने को चार्ज से, देखो पहली बात इनको चार्ज से आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों में ही सेम चार्ज है। तो हमें अब साइज के अकॉर्डिंग देखना होगा कि साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और आपको पता है आयोडीन का साइज ज्यादा होता है, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो NaCl का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात ए है। तो NaCl का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ए आपका ऑर्डर आ जाएगा, ए आपका ऑर्डर आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल CuCl एंड NaCl। तो जहां भी मैंने आपको बताया था Cu2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और Au पॉजिटिव आ जाए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर हमेशा ही ज्यादा होगा, कोई भी एग्जांपल हो, किसी के साथ भी कंपैरिजन हो। तो CuCl का कोवलेंट कैरेक्टर NaCl से ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, NaCl का, क्योंकि इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो इसमें भी आपका ऑर्डर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, तो ये आपका पूरा फजान रूल का कंसेप्ट था। इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको कभी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। बस ये फैक्टर याद रखना, और फैक्टर की हर एक फैक्टर की मैं आपको एग्जांपल करा चुका हूँ। ठीक है ना, तो इसी के साथ अपनी इस तरफ की स्लाइड कंप्लीट होती है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है ना, अभी हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया है, अभी आगे भी देखते रहेंगे। कोवलेंट बॉन्ड तो पूरा चैप्टर में चलता रहेगा। ठीक है, अब बीच में बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की।
देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, पहली बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, बहुत एक चमत्कार वाला बॉन्ड है। देखो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग वन एटम प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर्ड बाय 2 एटम। इसमें क्या होता है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। देखो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था, जैसे ए बी है आपका, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था, एक ए एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक बी एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों ने बॉन्ड बना लिया, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ही एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एक एटम है, जैसे हमने ए लिया, ए में लोन पेयर है, तो लोन पेयर दोनों मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, देखो बॉन्ड जो आपका एक बॉन्ड बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ए देता है, एक इलेक्ट्रॉन ए देता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों ही एटम एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जो कि दोनों के बीच में शेयर्ड होते हैं, विच इज शेयर्ड बाय 2 एटम्स। जैसे ए से बी में इलेक्ट्रॉन गए, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ए ने ही शेयर किए बी को, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, इसमें जो इस एटम को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोनर एटम। इसको क्या बोलते हैं, डोनर एटम, और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, ठीक है, इसको क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा होता है और ये डोनेट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ना कभी कभी पूछ लेते हैं कंडीशन क्या होती है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सिंपल सी कंडीशन है, पहली बात तो एक स्पीसीज में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो डोनेट कर पाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी स्पीसीज में वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्योंकि जब दूसरे स्पीसीज में जब वैकेंट ऑर्बिटल होगा, मतलब खाली जगह होगी, तभी तो ए से बी इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। जब इसका एफ पहले से ही फुलफिल्ड होगा तो ए अपने इलेक्ट्रॉन इसको कैसे देगा, ठीक है ना। तो 2 कंडीशन है, पहली बात तो उसमें मतलब एक स्पीसीज में मतलब इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा हो, लोन पेयर हो, और दूसरे एटम में मतलब एक्सेप्टर एटम में वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो ए इसकी कंडीशन भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। और इसमें लेविस ऑक्टेट थ्योरी में जो एक चीज रह गई थी वो क्या थी, आपको हीलियम का जो केस है, हीलियम के केस में हम ऑक्टेट नहीं बनाते, हीलियम के केस में हम कहते हैं डिप्लेट। छोटा सा एक चीज रह गई थी, उसको देख लो। हीलियम के केस में हम डपलेट होता है ना कि ऑक्टेट होता है, बस एक छोटी सी चीज यही है ना, क्योंकि इसमें डपलेट बनता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एस ऑर्बिटल पे ही काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन से ही आ जाती है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बात करें तो ये आपकी मैंने पहले एग्जांपल बता दी थी। अच्छा, इसमें देखो एक एग्जांपल है, देखो ये आपका अमोनिया है। अमोनिया आई होप आपको पता हो क्या होता है, NH3 आपका होता है अमोनिया, ठीक है ना। ये आपका अमोनिया होता है जिसपे एक लोन पेयर होता है। सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आपका अमोनिया होता है, अमोनिया पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कैसे हैं आपको। अच्छा, ये चीजें आपसे ना माइंड में क्लियर करना स्टार्ट करो, क्योंकि क्लियर रखोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा कुछ। आपको पता है कि सोडियम 15 ग्रुप में लाई करता है, सोडियम 15 ग्रुप में लाई करता है। ये सब चीजें जब क्लियर रखोगे तब बात, चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में ही करेंगे। देखो इधर आपको भी इतना पता है कि नाइट्रोजन में लोन पेयर है और हाइड्रोजन में H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ए क्या करेगा, बस अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो फाइनली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल है इसकी, बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। एक जो मैं आपको पर्सनली एक एग्जांपल बताना चाहता था वो Al2Cl6 की है, ठीक है। ये एडवांस पर्पस में काफी बार आ चुकी है, तो आपको ये बताना ज्यादा इच्छुक रखता था मैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसकी एग्जांपल जरूर दूं मैं। तो AlCl3 क्या करते हैं, AlCl3 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसमें ब्रिज बनते हैं। इसको हम बोलते हैं इसको कहते हैं, हम ब्रिज कह सकते हैं कि ये ब्रिज बना है एक, ठीक है। इसको बनाना बॉन्ड नहीं बोल सकते, ठीक है ना, इसको बनाना बॉन्ड नहीं बोल सकते, इसको ब्रिज बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। या तो इसको ये बोल सकते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मैं आपको कराऊंगा एक बेरिलियम डाइहाइड्राइड की एग्जांपल कराऊंगा आपको, जिसमें आपको पता है, शायद आपको पता भी हो,
Be2 बेरिलियम हाइड्राइड की एग्जांपल कराऊंगा। ये जब मैं आपको कराऊंगा तो इधर मैं आपको बनाना बॉन्ड का एक कंसेप्ट कराऊंगा। तो उधर पूछते हैं, कभी कभी ये इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आता है कि पूछते हैं कि बेरिलियम जो ये Be2H6 में कौन से टाइप का बॉन्ड है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। सब मैं आपको क्लियर करूंगा बाद में, ठीक है, नहीं कैसे क्या है। इसमें बात करें तो इसमें क्या है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, क्योंकि इसमें देखो इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इस बॉन्ड की जो ब्रिज बॉन्ड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस ब्रिज बॉन्ड में क्या है, देखो 3 सेंटर है, मतलब 3 एटम्स हैं। तो एक अपने पास एटम है, एक ए है, एक ए है, ठीक है। ए लिंकेज आपकी ऐसी है, ब्रिज ऐसे बना है आपका। तो 3 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ए रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ए रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ए अपने हैं, क्योंकि क्लोरीन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी चीज है, तो इसको हम डिस्कस भी करेंगे बाद में, ठीक है ना। मतलब इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में, तो इसको भी एग्जांपल साथ में ले लेंगे कि कोरिलेट हो जाए, ठीक है। तो इसको एग्जांपल एक याद रखना, ठीक है। तो अब बात करें, नेक्स्ट आगे बात करें। अच्छा, हमने कोवलेंट बॉन्ड से ही स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में फर्क क्या था, ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होकर एक बॉन्ड बनता था, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स देता था। सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो मोर पोलर होता है कोवलेंट बॉन्ड से। इस चीज को याद रखना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज मोर पोलर देन कोवलेंट बॉन्ड। इस चीज को हम याद रखेंगे, बहुत बाय हार्ट याद रखेंगे, दिल से याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है कोवलेंट बॉन्ड से। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड की। देखो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, ये मेटल होता है। आपको मेटल के बारे में सॉलिड स्टेट आपने अगर किया हो तो आपको पता होगा, ये मेटल का अपने पास मान लो पीस है, ठीक है, मेटल का पीस है, और उसमें आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर होता है, ठीक है। तो ये आपका मेटल होता है, ठीक है। तो इसमें बस क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं, कर्नल, KERNEL। तो इनको बोलते हैं कर्नल, ठीक है। इधर हम पॉजिटिव चार्ज को कर्नल बोलते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको हम बोल सकते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय कर्नल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज, एंड कर्नल का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अट्रैक्शन फोर्स जो इसके बीच में होती है उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl में कौन से कितने टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, आपको ये बताना है। कभी ना कभी ये IIT में आया हुआ है, मुझे ईयर याद नहीं है ना, मैंने देखने की कोशिश की। मुद्दे की बात यह है, आया तो किसी भी ईयर में हो, हमें से क्या मतलब, बात यह है हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो एक बार पॉज करो वीडियो और सोच के देखो। अब मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। NH4Cl बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है जिसके बारे में बात करनी है हमें, NH4Cl। तो NH4Cl में पहली बात तो आयनिक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि NH4Cl क्या है, किससे मिलके बना है, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से, ठीक है। पहली बात तो ये तो क्लियरली आपको पता लग गया होगा कि अमोनियम क्लोराइड में एक पहली बात तो आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंस है। तो पहला बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंस है। तो अब दूसरा रह गया अमोनियम मॉलिक्यूल को देख लेते हैं अंदर से, NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव देखो क्या है, NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ए होता है NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था। तो ए होता है आपका NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो अब क्या है, इसमें क्या है, ए बॉन्ड कौन से हैं आपके, क्या है आपके कोवलेंट बॉन्ड, और ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप फाइनली क्या बोलते हैं इसमें, विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। तो आप बोलते हैं इन अमोनियम क्लोराइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड अकर, ठीक है, पॉसिबल नहीं, बॉन्ड अकर। फर्स्ट वन
फर्स्ट वन क्या था, आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन कोवलेंट बॉन्ड एंड द थर्ड वन इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें 3 बॉन्ड पॉसिबल हैं, 3 टाइप के बॉन्ड पॉसिबल हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। तो ये एक एग्जांपल कभी ना कभी आईआईटी में आई हुई है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बात करें आगे, तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की। देखो वेस्पर थ्योरी की बात करना आप स्टार्ट कर, अब आप वापस आ गए हो कोवलेंट बॉन्ड की दुनिया में, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड की दुनिया में आ गए हो, तो अब इस पे फिर से बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो वेस्पर थ्योरी ने हमें क्या बताया था, पहले वेस्पर का फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसकी यह फुल फॉर्म है। तो वेस्पर थ्योरी की बात करें तो वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया था, ठीक है ना। वेस्पर थ्योरी, पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए किसने डिस्कवर किया था, किसने मतलब इस थ्योरी को इन्वेंट किया था, ठीक है ना। तो ये वैसे नीट में आता है ज्यादातर, जेईई में नहीं पूछते, तो याद रखना कि नाइलोम एंड गिलिस्पी भाई साहब ने, वैसे नाम देखो कितने क्रेजी से हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने तो जैसे अपने जो पूर्वज होते थे उनके नाम थोड़े अजीब से होते थे, मतलब सुनने में अपने को अच्छे लगते हैं, अपने कॉमन होते हैं, जैसे बाबूलाल हो गया, पता नहीं क्या क्या नेम होते हैं इनके। नाम देखो स्टार्टिंग से ही क्रेजी नेम थे, नाइलोम एंड गिलिस्पी। नाइलोम लगता है जैसे मतलब क्या बात है, गिलिस्पी एक मतलब क्रंची सा एक नेम लगता है, ठीक है ना। तो वेस्पर थ्योरी की बात करें तो वेस्पर थ्योरी पहली बात इन दोनों ने बात की थी, नाइलोम एंड गिलिस्पी ने लिखी थी, ठीक है ना। तो इस थ्योरी में क्या बताया था उन्होंने कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब बात करना स्टार्ट करेंगे शेप और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, शेप और ज्योमेट्री के बारे में। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा अभी शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है, काफी बच्चों को वो भी चीज क्लियर नहीं होती। तो वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या क्या आता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 चीजें आती है, एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। जैसे कि हम देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं वाटर ले लेते हैं, कभी काम भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। वाटर ले लेते हैं, आपका पता है कि आपका ये क्या बता दिया। तो हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है, ज़्यादा ही फीलिंग ले गया मैं कुछ। तो ये है अपना वाटर प्यारा सा जिसको हम पीते हैं, ठीक है ना, ये है अपना वाटर। तो ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर होता है। तो वाटर में देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है आपके, जो ये बॉन्ड है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, जो ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड जो बना होता है इलेक्ट्रॉन के पेयर से बना होता है, तो इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स वाले पेयर। तो आपसे पूछे कोई कि वाटर में कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो आप बोलोगे 2 बॉन्ड पेयर हैं। और लोन पेयर क्या होते हैं, आपसे एक नवी चीज, वैसे तो आपको पता होगी, 11th वाले बच्चों को बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा वैसे ही कि आज से एक नवी चीज स्टार्ट होती है, लोन पेयर। लोन पेयर देखो क्या होता है, लोन पेयर क्या होते हैं, ओ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ओ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। ये देखो ये लोन पेयर ऐसी है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो ओ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है। तो क्या बताया वेस्पर थ्योरी भाई साहब ने, वेस्पर भाई साहब ने मतलब वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया, नाइलोम और गिलिस्पी भाई साहब ने कह सकते हैं कि क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये ही डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करते। और कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर भैया, और यार देखो सिंपल सी बात यह है, और कौन से इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन में आप ऑक्सीजन के आपने क्या क्या दिखाया है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखाए, 2 ये दिखाए, 2 ये, मतलब आपने ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए इधर। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। तो आपने इसको दिखाया, इसको दिखाया, इसको नहीं दिखाया। देखो 1s वाले ऑक्सीजन के जो 1s वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो आपने कहीं नहीं दिखाए, आपने बस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाए। तो वही उन्होंने बताया कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। इनर वाले जो शेल होते हैं वो आपकी ज्योमेट्री में कोई रोल अदा नहीं करते।
सिंपल सी बात इन्होंने ए कही थी। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो इन्होंने बस सिंपल सी डेफिनेशन ए दी थी। तो अच्छा, इसमें एक मेन चीज आपको जो करनी है वो देखो, ये क्या है, बस थ्योरी इनकी इतनी थी और कुछ नहीं था, ठीक है ना। इन्होंने थ्योरी इतनी बताई थी और इन्होंने एक दो प्यारी चीजें और बताई थी जिसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आया था। उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है, जो अपना कोई एक मॉलिक्यूल बनता है, वो जो मॉलिक्यूल बनता है, उन्होंने क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स में जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर रह सके उतना ज्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं कि एक जो अपना ज्योमेट्री या शेप मिले, मॉलिक्यूल को एक स्टेबल शेप मिले। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत होती है। इसमें देखो ए बी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह है, ए बी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह है, तो इनमें रिपल्शन होती है। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होती है। इस करके वेस्पर थ्योरी, भाई साहब ने वेस्पर थ्योरी में ये भी हमें पता लगा था कि जितना वेस्पर थ्योरी ने हमें ये बताया था कि मतलब जो वैलेंस शेल के जो लोन पेयर हैं वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जितना दूर हो सके उतना दूर अपने आप को सिचुएट करें कि फाइनली जो स्ट्रक्चर मिले वो स्टेबल मिले। ठीक है, सिंपल सी बात ए थी। तो उसके इसमें वेस्पर थ्योरी में सबसे जो जिस पे आपका क्वेश्चन आता है वो इसी चीज पे आता है। पहली बात तो आपसे ये पूछ सकते हैं किसने लिखी थी। दूसरा मेन जो जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आता है रिपल्शन ऑर्डर पे। तो आपको रिपल्शन ऑर्डर याद रखना है कि लोन पे एलपी का मतलब क्या, लोन पेयर। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है, ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का मतलब जैसे एक लोन पेयर आपका ए है, ए आपका बॉन्ड पेयर है, तो इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन की बात कर रहे हैं। और उसका हमने लिया बॉन्ड पेयर की मतलब इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ये पहले लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में। तो इनके जो पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिपल्शन तो सब में ही होगी, क्योंकि सब में ही इलेक्ट्रॉन है। हर एक देखो, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल ही करेंगे। ठीक है, तो रिपल्शन तो हर एक पेयर में होगी, लेकिन ज्यादा किस में होगी, ज्यादा सबसे ज्यादा होगी लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर लास्ट में सबसे लीस्ट रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर में। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। किसकी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो देखो वीबीटी, इसको हम वीबीटी थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने देखो क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है, ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। पार्शियल ओवरलैपिंग, देखो ये वर्ड का मतलब क्या इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या किया, ऐसे इन्होंने कर्व भी, एक इसमें कर्व भी इंपॉर्टेंट है जो कि एडवांस के पर्पज से ज्यादा आती है। देखो इन्होंने कर्व भी हमें इधर मिली थी जिसको हमें स्टडी करना है। पहले कर्व को देखते हैं फिर समझ आएगा। देखो एक कर्व उन्होंने बनाई थी किसके बीच में, एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। एनर्जी भी क्या थोड़ा और स्पेसिफाई करके कहें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इन्होंने क्या किया, दो एटम लिए। एक एटम मान लो ए है आपका, एक बी है, ठीक है। पहले ए और बी हमने किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हम क्या करा, हम इनको होली क्लोज लेके आते गए और उस अकॉर्डिंग अपना ये डायग्राम बनाते गए, मतलब एक प्लॉट बनाते गए कि मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कम करते गए। डिस्टेंस कम करते करते उनके बीच में डिस्टेंस और एनर्जी का हमने प्लॉट बनाया। तो पहले इधर से स्टार्ट हमने किया, ठीक है, तो इधर इसकी एनर्जी मान लो, इधर कुछ इस लेवल से मान लो हमने स्टार्ट किया, मान लो हमने इधर से स्टार्ट किया, है ना, इधर से हमने स्टार्ट किया। तो अब इसको और क्लोज लेके आए, जैसे जैसे इनको क्लोज लेके आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे मतलब डिस्टेंस भी, जैसे जैसे हम डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी भी डिक्रीज हो रही थी। तो ऐसे ऐसे आता गया, ठीक है ना। और इधर क्या देखो, AF और RF लिखा है मैंने। AF का मतलब अट्रैक्शन फोर्स, RF का मतलब रिपल्शन फोर्स। तो इधर के मतलब वही मैंने बताया कि इधर अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू रिपल्शन फोर्सेस। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे जाते गए जब हमने प्लॉट बनाया तो एक बार इधर एक पॉइंट आया जहां से वापस फिर अप साइड जाने लग गया। तो इस पोजीशन पे आपका अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स के बराबर आ गया। इधर क्या आ गया आपका, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स के बराबर आ गया।
और इस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस केस में आपका जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम आई। इस केस में क्या आई, आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम आई। क्या आई, मैक्सिमम। तो इस केस में आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम आई। और देखो पहले आप क्या करा, आप होली होली क्लोज लेके आते गए, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती गई, और इधर आप मैक्सिमम क्लोज लेके आए जितनी हद हो सकती थी। उसके बाद अगर आप और क्लोज ले आने लग जाओगे तो इनके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके न्यूक्लियस आपस में क्लोज आने लग जाएंगे, तो रिपल्शन इंक्रीज होना फिर स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल को क्लोज लेके आएंगे तो ये ओवरलैपिंग होगी। उसके बाद अगर और क्लोज लेके आओगे तो रिपल्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस और क्लोज आने लग जाएंगे और दोनों के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इस करके रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस कारण फिर से एनर्जी आपकी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो और एनर्जी आपकी अगर इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इनका उस अकॉर्डिंग उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। तो देखो अब बात करते हैं फिर से डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल की पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है। देखो पार्शियल ओवरलैपिंग हुई ना, ये तो है नहीं कि हमने दोनों को एक दूसरे के अंदर पूरा घुसा दिया, ठीक है। पार्शियल ओवरलैपिंग के कारण आपका जो है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और इसी वर्ड से इसकी एक आगे जाकर लिमिटेशन भी आएगी, तो वो बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, आगे बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्यों लिखा इधर, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये लिखा क्योंकि यार जैसे आपका मान लो, जैसे आपका अमोनिया ही ले लो, चलो अमोनिया की आपको पता है कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो इसमें p ऑर्बिटल जो होता है, p सबशेल जो होता है वो हाफ फील्ड होता है। तो वही बताया उसने कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है कब बनता है, कि जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो। जैसे हमने बात भी की थी ना कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कहाँ गया बनाओ, कोवलेंट बॉन्ड वाली एग्जांपल कहाँ गई, अच्छा हमने इरेज कर दी। जैसे हमने बात की थी कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। तो वही बात है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ही इसके हैं तो भाई लोन पेयर बन जाएगा, और तब उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के चांस होंगे। तो बस क्या होता है, जो अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जैसे ये, और उधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी आपको पता है कि हाइड्रोजन में 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इसका हाफ फील्ड ए रहा, इसका हाफ फील्ड, इसमें भी हाफ फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में कॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए हमने लिखा हाफ फील्ड, ठीक है ना, कि हाफ फील्ड, क्योंकि जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच में ही बनता है, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है, क्योंकि फैन ऑन कर नहीं सकते, और क्योंकि साउंड आती है तो आपको नहीं सही रहेगा, और लाइट्स बहुत लगी हुई है इस रूम में, ठीक है ना, तो इस करके और थोड़ी ओवर हीटिंग होती है। तो चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे। तो बात करते हैं अब कोवलेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बाहुबली पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, ठीक है ना। पहले पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद हम पहले हाइब्रिडेशन सीखेंगे, फिर पार्ट 2 भी करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करेंगे पहले। ओवरलैपिंग वर्ड क्लियर है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या, कि दो एटम है, दो एटम ऐसे क्लोज आए, ऐसे देखो दो एटम ऐसे क्लोज आए, क्लोज आते गए, उसके बाद ओवरलैपिंग कर दी, उसके बाद ओवरलैपिंग का। अच्छा देखो मैंने हैंड ऐसे क्यों रखे, कि एक ऐसे रखा एक ऐसे रखा, इससे भी आपकी एक चीज याद हो जाएगी। जो वैलेंस जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके लिए दो कंडीशन चाहिए होती हैं। पहले तो मैंने एक आपको बता दी, क्या बताई मैंने आपको, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो होंगे, और दूसरी बात उनके स्पिन ऑपोजिट हो, उसमें स्पिन ऑपोजिट हो। तो एक जब स्पिन ऑपोजिट होने का मतलब क्या, ठीक है ना, स्पिन ऑपोजिट होने का मतलब क्या, कि अगर एक में स्पिन ऐसे है तो दूसरे एटम के अंदर स्पिन ऐसे हो, तभी ये दोनों आपस में कंबाइन करके आपको फाइनली एक ऐसे
ऐसे कॉम्बिनेशन करके एक ऑर्बिटल देंगे, मतलब ऐसे एक बॉन्ड बनाएंगे। तो स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक ऊपर रखा, एक ऐसे, दोनों देखो स्पिन ऑपोजिट रखा मैंने। तो इससे इस मूवमेंट से आप वो चीज़ भी आपको याद रहेगी आज से कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए पहली बात तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और दूसरी बात स्पिन ऑपोजिट चाहिए। तो स्पिन ऑपोजिट ऐसे क्लोज आते जाएंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। उसके बाद एक आके अपनी बॉन्डिंग बना लेंगे, ठीक है, एक जगह मतलब खतरनाक बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन आप ज़्यादा ही कोशिश करोगे एक दूसरे के अंदर ही घुस जाए, फिर भाई हाथ टूट जाएगा अगर आप ज़्यादा करोगे। तो एक पार्शियल ओवरलैपिंग होती थी, पार्शियल ओवरलैपिंग बताई थी इन्होंने। लेकिन इस पार्शियल वर्ड से ही ना कभी बहुत आगे जाके एक दिक्कत आएगी, उसको समझेंगे बाद में, ठीक है ना। ओवरलैप इधर समझाने का मतलब यह था कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मतलब एक दूसरे मिलता है तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्लियर है बात? तो अब देखो, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो पहली बात करते हैं टाइप्स, इसी के अंदर आता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड देखो दो टाइप के होते हैं, आज से आप समझोगे कि दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। दोनों को डिटेल में देखते हैं। पहली बात करें सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। अब देखो ओवरलैपिंग आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है? जो अलोंग एक्सिस हो, अलोंग, देखो ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अलोंग एक्सिस ही जब आपकी मतलब ओवरलैपिंग हो रही हो, जब अलोंग एक्सिस, देखो एक्सिस के मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही आपकी क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही आपकी ओवरलैपिंग हो तो उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। और बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये मैंने देखो बीच में ब्लैक किया है, ये मैंने आप एक या ब्लैक रीजन का मतलब, ये ब्लैक क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग का रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका एसएस ओवरलैपिंग है। आई होप आपको ये सब चीजें तो क्लियर हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जिसको नहीं पता तो उसका भी लिंक शो होना स्टार्ट हो गया होगा अब आपको, तो उसको भी जाके देख सकते हो। एस ऑर्बिटल आपको पता है स्फेरिकल शेप का होता है, तो इसके बीच में ओवरलैपिंग ये होती है। ठीक है, और एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, और पी के बीच में ओवरलैपिंग। तो ये 3 केसेस हैं जिस केस में आप सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें पाई बॉन्ड के बीच में। पाई बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म्ड बाय साइड या लेटरल ओवरलैपिंग। देखो इसको एग्जांपल से समझोगे। देखो पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल ए है, एक पी ऑर्बिटल ए है। अच्छा देखो इधर भी मैंने पी ऑर्बिटल लिए, इधर भी पी ऑर्बिटल लिए, बस देखो ओरिएंटेशन में फर्क है, इधर जो अपने पी ऑर्बिटल है ये एक्चुअल में पी जेड ऑर्बिटल है। कौन से हैं? पी जेड एक्सिस में है, हमें बात करी हुई है इन सब के बारे में, आप देख सकते हो। तो इनको हम जनरली बोलते हैं पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है ना, और ये अपने क्या है? ये पी एक्स या पी वाई ऑर्बिटल है। तो ये आप इसमें क्या है? पी ओवरलैपिंग है। ठीक है ना, पी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है। तो देखो क्या हो रहा है? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, साइड से कर रहे हैं, साइड से ओवरलैपिंग एक दूसरे से कर रहे हैं। तो ये और ये भी देख लो, एक ए भी है, एक पी ऑर्बिटल है, एक डी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होता है? डंबल शेप का होता है, और डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। तो पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तो पी और डी ऑर्बिटल के बीच में जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, साइड बाय साइड ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं, इनको बोलते हैं साइड बाय साइड या लेटरल ओवरलैपिंग। की मतलब ऐसे साइड, देखो साइड बाय साइड से हो, एक पी ऑर्बिटल ए है, एक पी ऑर्बिटल ए रहा, तो इनके बीच में जब साइड बाय साइड ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो उसको बोलते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, जिसकी मैंने आपको 2 एग्जांपल दी हैं, एक पीपी ओवरलैपिंग और एक पीडी ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड बाय साइड को लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं। तो जब बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बाय साइड या लेटरल ओवरलैपिंग, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो ये 2 टाइप के बॉन्ड होते थे। और एक बात और याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। देखो सिग्मा बॉन्ड में एक अच्छी खासी ओवरलैपिंग हो रही है, और पाई बॉन्ड में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छा काम होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ठीक है, उतनी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगी। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड होता है।
क्लियर है बात? तो आई होप गाइज इधर तक सब कुछ क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड करते हैं और अपने इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो हाँ भाई लोग, तो यार लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हमने हाइब्रिडेशन स्टार्ट किया, तो इसलिए आज का लेक्चर इधर ही ओवर करते हैं। कल अपना हाइब्रिडेशन का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ हाइब्रिडेशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इधर ही इसको एंड करते हैं, ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार।